संसद की कार्यवाही के दूसरे पहर में लाया जाता है प्रस्ताव तथा विधेयक। प्रस्ताव या मोशन 6 प्रकार के होते हैं। धन्यवाद प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, स्थगन या काम रोको प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। यदि हम बात करते हैं धन्यवाद प्रस्ताव की, ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 में वर्णित है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 87 के तहत देता है विशेष अभिभाषण। राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण को मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है। भारत का राष्ट्रपति 2 विशेष अवसर पर अपना विशेष अभिभाषण देता है। भारत का राष्ट्रपति 2 विशेष अवसर पर विशेष अभिभाषण देता है। पहला है नई लोकसभा के पहले सत्र के पहली बैठक के पहले दिन, जब नई लोकसभा निर्वाचित होकर आती है और उसका जब पहला सत्र होता है, तो पहले सत्र के पहले बैठक के पहले दिन भारत का राष्ट्रपति नई बनी हुई सरकार के द्वारा अगले 100 दिनों में किए जाने वाले कार्यों का उल्लेख करता है कि नई लोकसभा का जो गठन हुआ है और इसमें जो नई सरकार बनी है, ये 100 दिन में क्या कार्य करने वाली है। अर्थात नई सरकार के 100 दिन एजेंडे को भारत का राष्ट्रपति अपने विशेष अभिभाषण के द्वारा बताता है, संसद को अवगत कराता है। दूसरा अवसर होता है विशेष अभिभाषण का पुरानी लोकसभा के नए वर्ष के नए सत्र के पहली बैठक के पहले दिन भारत का राष्ट्रपति सरकार के द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख करता है, बखान करता है कि सरकार ने अब तक क्या कार्य किए हैं। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 में वर्णित है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। भारत का राष्ट्रपति 2 अवसरों पर अपने विशेष अभिभाषण को देता है। पहला है नई लोकसभा के पहले सत्र के पहली बैठक के पहले दिन वह सरकार के द्वारा अगले 100 दिन में किए जाने वाले कार्यों का उल्लेख करता है। और दूसरा अवसर होता है पुरानी लोकसभा के नए वर्ष के पहले सत्र या नवीन सत्र के पहले बैठक के पहले दिन वह सरकार के द्वारा अब तक किए गए कार्यों का उल्लेख करता है। इस प्रकार से भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 87 के तहत अपना विशेष अभिभाषण देता है। भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण को तैयार किया जाता है मंत्रिमंडल के द्वारा। राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के बाद
राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के बाद मंत्रिमंडल के द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। अर्थात धन्यवाद प्रस्ताव का उद्देश्य होता है कि भारत के राष्ट्रपति ने जो विशेष अभिभाषण दिया है उसके प्रति धन्यवाद प्रकट करना। संसद में धन्यवाद प्रस्ताव पर वोटिंग की जाती है। यदि धन्यवाद प्रस्ताव पारित हो जाता है तो इसे धन्यवाद प्रस्ताव माना जाता है। लेकिन यदि धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं हो पाता है तो यह विपक्ष के द्वारा लाए जाने वाले निंदा प्रस्ताव का आधार बनता है। मंत्रिमंडल के द्वारा राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के बाद राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए विशेष अभिभाषण के प्रति धन्यवाद प्रकट करने हेतु धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। यदि धन्यवाद प्रस्ताव पारित हो जाता है तो इसे धन्यवाद प्रस्ताव माना जाता है। लेकिन यदि यह पारित ना हो पाए तो यह विपक्ष के द्वारा लाए जाने वाले निंदा प्रस्ताव का आधार बनता है। निंदा प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा किसी मंत्री या संपूर्ण मंत्रिमंडल के विरुद्ध लाया जाता है या मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है। निंदा प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा किसी मंत्री या संपूर्ण मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है। निंदा प्रस्ताव का उद्देश्य होता है सरकार की या सरकार के किसी मंत्री की निंदा करना। यदि धन्यवाद प्रस्ताव पारित ना हो पाए तो यह निंदा प्रस्ताव का आधार बनता है और विपक्ष के द्वारा किसी मंत्री या संपूर्ण सरकार पक्ष की निंदा हेतु निंदा प्रस्ताव लाया जाता है। निंदा प्रस्ताव 50 सदस्यों के समर्थन से लाया जाता है। विपक्ष के द्वारा निंदा प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा अर्थात संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। निंदा प्रस्ताव हेतु विपक्ष को कारण बताना अनिवार्य होता है और यदि निंदा प्रस्ताव जिस भी सदन में लाया जाए या तो लोकसभा या राज्यसभा और यदि निंदा प्रस्ताव पारित हो जाता है तो यह अविश्वास प्रस्ताव का आधार बनता है। यदि धन्यवाद प्रस्ताव पारित ना हो पाए तो यह निंदा प्रस्ताव का आधार बनता है। विपक्ष के द्वारा किसी मंत्री या संपूर्ण मंत्रिमंडल के विरुद्ध मंत्री या मंत्रिमंडल की निंदा हेतु निंदा प्रस्ताव लाया जाता है। निंदा प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा अर्थात संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। निंदा प्रस्ताव का कारण बताना अनिवार्य होता है। निंदा प्रस्ताव लाने के पूर्व 50 सदस्यों के
समर्थन की आवश्यकता होती है और यदि निंदा प्रस्ताव पारित हो जाए तो यह अविश्वास प्रस्ताव का आधार बनता है। तो यह अविश्वास प्रस्ताव का आधार बनता है। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा संपूर्ण मंत्रिमंडल अर्थात सरकार या सत्ता पक्ष के विरुद्ध लाया जाता है। विपक्ष का मानना होता है कि सरकार अल्पमत में है अर्थात सरकार बहुमत में नहीं है। सरकार के बहुमत के जांच हेतु विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव केवल और केवल लोकसभा में ही लाया जाता है। लोकसभा में विपक्ष के द्वारा संपूर्ण मंत्रिमंडल या सरकार या सत्ता पक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव का उद्देश्य होता है सरकार के बहुमत की जांच करना। विपक्ष का मानना होता है कि सरकार अल्पमत में है अर्थात सरकार बहुमत में नहीं है, इसलिए विपक्ष के द्वारा सत्ता पक्ष या सरकार या संपूर्ण मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव केवल और केवल लोकसभा में लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु विपक्ष को 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है अर्थात अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु 50 सदस्यों के समर्थन अनिवार्य होता है और अविश्वास प्रस्ताव केवल और केवल लोकसभा में लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता है क्योंकि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि या सांसद लोकसभा में होते हैं, इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जाता है। विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव लाने के पूर्व किसी कारण को बताने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि उनके द्वारा चूंकि लाया गया था निंदा प्रस्ताव और उसमें उन्होंने कारण का उल्लेख किया था, इसलिए अब अविश्वास प्रस्ताव में कारण बताने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार से विपक्ष के द्वारा संपूर्ण मंत्रिमंडल या सत्ता पक्ष या सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव का उद्देश्य होता है सरकार के बहुमत की जांच करना अर्थात विपक्ष का मानना है कि सरकार अल्पमत में है अर्थात सरकार बहुमत में नहीं है और यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संपूर्ण मंत्रिमंडल भंग हो जाता है अर्थात संपूर्ण मंत्रियों को इस्तीफा देना होता है। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो संपूर्ण मंत्रिमंडल भंग हो जाता है और सभी मंत्रियों को इस्तीफा देना होता है। ऐसा हुआ था सबसे पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध 1963 में जे.बी. कृपलानी के द्वारा भारत का पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। 1963 में भारत का पहला अविश्वास प्रस्ताव जे.बी. कृपलानी के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के विरुद्ध लाया गया था। हालांकि यह पारित नहीं हो पाया था। 1999 में
अटल बिहारी वाजपेयी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और वह पारित हो जाता है और महज 13 दिन में ही अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर जाती है। 1999 को अटल बिहारी वाजपेयी जी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और महज 13 दिन में ही अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिर जाती है क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध पहला अविश्वास प्रस्ताव 20 जुलाई 2018 को लाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध पहला अविश्वास प्रस्ताव 20 जुलाई 2018 को लाया गया, लेकिन यह पारित नहीं हो पाया। तो इस प्रकार से सरकार नहीं गिरती है। लेकिन यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो संपूर्ण मंत्रिमंडल भंग हो जाता है और सरकार गिर जाती है। विपक्ष के द्वारा लाया जाता है अविश्वास प्रस्ताव और वही बहुमत को सिद्ध करने के लिए सत्ता पक्ष के द्वारा लाया जाता है विश्वास प्रस्ताव। अर्थात अविश्वास प्रस्ताव तथा विश्वास प्रस्ताव एक साथ आते हैं। विपक्ष के द्वारा लाया जाता है अविश्वास प्रस्ताव और वही सत्ता पक्ष के द्वारा बहुमत को सिद्ध करने के लिए विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो सरकार का संपूर्ण मंत्रिमंडल भंग हो जाता है और सरकार गिर जाती है। लेकिन यदि विश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो इसका मतलब यह है कि सरकार बची रहती है। अविश्वास प्रस्ताव पारित ना होने का तात्पर्य है कि विश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। विश्वास प्रस्ताव सत्ता पक्ष के द्वारा बहुमत को सिद्ध करने के लिए लाया जाता है। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार गिर जाती है और संपूर्ण मंत्रिमंडल भंग हो जाता है। अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध सरकार के द्वारा बहुमत को सिद्ध करने हेतु विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध पहला अविश्वास प्रस्ताव 20 जुलाई 2018 को लाया गया, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया, अर्थात विश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। ये दोनों ही एक साथ लाए जाते हैं। विपक्ष के द्वारा बहुमत के जांच हेतु अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, जबकि सत्ता पक्ष के द्वारा बहुमत को सिद्ध करने हेतु विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। तो इस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी को पूर्ण समर्थन मिलता है और अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो पाता है, अर्थात बाय डिफॉल्ट विश्वास प्रस्ताव पारित होता है और नरेंद्र मोदी सरकार बची रहती है। यदि हम बात करते हैं विश्वास प्रस्ताव की, तो विश्वास प्रस्ताव भी केवल और केवल लोकसभा में ही लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव तथा विश्वास प्रस्ताव ये दोनों केवल लोकसभा में लाए जाते हैं, जबकि निंदा प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा
संसद के किसी भी सदन में लाए जा सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव तथा निंदा प्रस्ताव हेतु 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है, जबकि विश्वास प्रस्ताव लाने हेतु सत्ता पक्ष को सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता नहीं होती है। अगला है स्थगन या काम रोको प्रस्ताव। अविलंबनीय लोक महत्व तथा तात्कालिक मुद्दों पर तुरंत चर्चा करने हेतु स्थगन या काम रोको प्रस्ताव लाया जाता है। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, स्थगन अर्थात स्थगित कर देना, संसद के जो भी कार्य चल रहे हैं उसे तत्काल स्थगित कर देना या काम को रोक देना। और उसके बाद भारतवर्ष में जो भी तात्कालिक, अविलंबनीय या लोक महत्व का मुद्दा है उसे तत्काल संसद के किसी भी सदस्य के द्वारा लोकसभा या राज्यसभा में स्थगन या काम रोको प्रस्ताव के माध्यम से लाया जाता है। यदि भारतवर्ष में कोई भी अविलंबनीय लोक महत्व या तात्कालिक घटना घटती है तो ऐसे मुद्दों को संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में सदन के अध्यक्ष की अनुमति से, अर्थात लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति की अनुमति से तुरंत चर्चा हेतु लाई जाती है। यदि सदन का अध्यक्ष स्थगन या काम रोको प्रस्ताव पर अपनी सहमति देता है तो तत्काल संसद के तात्कालिक कार्यवाही को रोका जाता है और स्थगन या काम रोको प्रस्ताव को लाया जाता है और इस पर चर्चा तुरंत होती है। स्थगन या काम रोको प्रस्ताव को लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में लाया जाता है। इस पर न्यूनतम 2.5 घंटे चर्चा होती है और चर्चा तब तक चलती है जब तक कि कोई निष्कर्ष ना निकल जाए। जैसे कि दिल्ली में घटित निर्भया कांड के बाद संसद में अगले दिन स्थगन या काम रोको प्रस्ताव लाया गया और भारत में बलात्कार से संबंधित कड़े कानून की मांग की गई। स्थगन या काम रोको प्रस्ताव हेतु अनुमति प्रदान करता है सदन का अध्यक्ष, लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा में राज्यसभा सभापति। स्थगन या काम रोको प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी लाए जा सकते हैं। इसके लाए जाने हेतु 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। अगला है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। अविलंबनीय तथा लोक महत्व के मुद्दों पर चर्चा करने हेतु संसद के किसी भी सदस्य के द्वारा सदन के अध्यक्ष अर्थात लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा में सभापति की अनुमति से लोकसभा या राज्यसभा में ध्यान आकर्षण
प्रस्ताव लाए जाते हैं। इसका उद्देश्य होता है अविलंबनीय तथा लोक महत्व के मुद्दों पर चर्चा करना, लेकिन सदन का अध्यक्ष डिसाइड करता है कि इस पर चर्चा कब करना है, अर्थात इस पर तत्काल चर्चा करने की आवश्यकता नहीं होती है। सदन का अध्यक्ष डिसाइड करता है कि ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा कब करना है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा करने हेतु 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। जैसे कि बिहार में आए बाढ़ का मुद्दा, इस पर चर्चा करने हेतु ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया गया। तो इस प्रकार से प्रस्ताव 6 प्रकार के होते हैं। धन्यवाद प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, स्थगन या काम रोको प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। संसद की कार्यवाही के दूसरे पहर में लाया जाता है विधेयक या बिल। ऐसा कोई भी प्रस्ताव जिसका उद्देश्य कानून या अधिनियम बनाना हो, विधेयक या बिल कहलाता है। विधेयक या बिल सामान्यतः 5 प्रकार के होते हैं। धन विधेयक अनुच्छेद 110, विनियोजन या विनियोग विधेयक अनुच्छेद 114, वित्त विधेयक अनुच्छेद 117, संविधान संशोधन विधेयक अनुच्छेद 368 और साधारण विधेयक। पहला है धन विधेयक। ऐसा कोई भी प्रावधान जिसमें 4 प्रावधान सम्मिलित हो, ऐसा कोई भी विधेयक जिसमें 4 प्रावधान सम्मिलित हो, धन विधेयक कहलाता है। और वो 4 प्रावधान है। पहला कर, दूसरा ऋण, तीसरा संचित निधि और चौथा लोक लेखा निधि। ऐसा कोई भी विधेयक जिसमें 4 प्रावधान सम्मिलित हो, धन विधेयक कहलाता है। कर, ऋण, संचित निधि, लोक लेखा निधि। पहला है धन विधेयक के अंतर्गत पहला प्रावधान है कर। कर लेने व देने संबंधी प्रावधान। जब सरकार भारतीय जनता से टैक्स या कर लेती है तो यह टैक्स जाकर जमा होता है भारत सरकार के राजस्व आय में, अर्थात अल्टीमेटली संचित निधि में जाकर जमा होता है। तो पहला है कर संबंधी प्रावधान। भारत सरकार जब जनता से कर लेती है तो यह जाके जमा होता है राजस्व आय में। दूसरा है ऋण। ऋण लेने व ऋण देने संबंधी प्रावधान। भारत सरकार विश्व बैंक या किसी संस्था से ऋण लेती है तथा अन्य राज्यों को उनके विकास हेतु ऋण देती है, तो ऋण लेने व देने संबंधी प्रावधान आता है धन विधेयक के अंतर्गत। भारत सरकार जो ऋण लेती है वह पूंजीगत आय के अंतर्गत आता है, अर्थात कर लेना राजस्व आय में सम्मिलित होता है, जबकि ऋण पूंजीगत आय में सम्मिलित होता है। तीसरा है संचित निधि। भारत सरकार का पूरा पैसा जाकर जमा होता है संचित निधि में।
संचित निधि से धन के वियोजन हेतु प्रावधान भी आते हैं धन विधेयक के अंतर्गत। जब भारत सरकार संचित निधि से धन निकालती है तो इसी को कहा जाता है विनियोजन या विनियोग विधेयक। भारत सरकार के द्वारा संचित निधि से धन विनियोग विधेयक या विनियोजन विधेयक या एप्रोप्रिएशन बिल के द्वारा निकाला जाता है। संचित निधि से भारत सरकार विनियोग विधेयक के माध्यम से धन निकालती है। पारित व्यय एक धन विधेयक होता है। सरकार के जितने भी मंत्रालय होते हैं वो सभी बजट के माध्यम से अपने साल भर के खर्चों का ब्यौरा सरकार को देती है और सरकार जब सभी मंत्रालय को पैसा आवंटित करती है तो इसे कहते हैं पारित व्यय। लेकिन पारित व्यय में जब सभी सदस्यों, सभी सांसदों तथा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल इनके वेतन को जोड़ा जाता है अर्थात भारित व्यय जोड़ा जाता है तो यही बनता है विनियोजन विधेयक। ध्यान दीजिएगा, धन विधेयक का चौथा प्रावधान है लोक लेखा निधि। लोक लेखा निधि से धन के वियोजन हेतु बनाए गए प्रावधान। तो धन विधेयक ऐसा कोई भी विधेयक जिसमें 4 प्रावधान हो धन विधेयक कहलाता है। पहला प्रावधान कर लेने व देने संबंधी प्रावधान। भारत सरकार का कर जाके जमा होता है राजस्व आय में। दूसरा ऋण लेने व देने संबंधी प्रावधान। भारत सरकार जो ऋण लेती है वो जाके जमा होता है पूंजीगत आय में। तीसरा संचित निधि से धन के वियोजन हेतु बनाए गए प्रावधान, यही कहलाता है विनियोजन विधेयक। और चौथा है लोक लेखा निधि से धन के वियोजन हेतु बनाए गए प्रावधान। तो हम डिस्कस कर रहे हैं धन विधेयक। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अर्थात लोकसभा में धन विधेयक को राष्ट्रपति के अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। अगला डिस्कस करने जा रहे हैं विनियोजन विधेयक। जैसा कि हमने डिस्कस किया संचित निधि से धन के वियोजन अर्थात भारत सरकार यदि संचित निधि से पैसा निकालती है तो वह विनियोग या विनियोजन विधेयक के माध्यम से निकालती है। इसे लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों से पारित होना अनिवार्य होता है। जब पारित व्यय अर्थात धन विधेयक में भारित व्यय जोड़ा जाता है तो इसे ही कहा जाता है विनियोजन विधेयक। अगला है वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल। जब विनियोजन विधेयक में सरकार राजस्व आय अर्थात कर तथा राजस्व व्यय अर्थात सरकार के योजनागत खर्चे जोड़ती है तो इसे कहते हैं वित्त विधेयक। इसका भी लोकसभा तथा राज्यसभा से पारित होना अनिवार्य है। वित्त विधेयक का मतलब है जब विनियोजन विधेयक में राजस्व आय तथा राजस्व व्यय को जोड़ा जाता है तो इसे ही कहा जाता है वित्त विधेयक। अगला है संविधान संशोधन विधेयक। संसद के द्वारा
संविधान के किसी भाग, अनुच्छेद या अनुसूची में संशोधन करने के लिए लाए गए विधेयक को संविधान संशोधन विधेयक कहते हैं। अगला है साधारण विधेयक। भारत सरकार कोई भी कानून, अर्थात संसद भारत में कोई भी कानून साधारण विधेयक के माध्यम से ही बनाती है। जैसा कि हमने डिस्कस किया, 3 तलाक विधेयक ये लाया गया और अंततः यह बनता है 3 तलाक अधिनियम 2019। तो कोई भी कानून भारत में साधारण विधेयक के माध्यम से बनता है। 3 तलाक विधेयक इसे लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था 28 दिसंबर 2017 को। इसलिए इसे कहा जाता है 3 तलाक बिल, 3 तलाक विधेयक 2017, ट्रिपल तलाक बिल 2017। इसका औपचारिक नाम है मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2017, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल 2017। लेकिन यह लोकसभा से पारित नहीं हो पाया। यह लोकसभा से पारित हो गया था, लेकिन अंततः राज्यसभा से पारित नहीं हो पाया था। 3 तलाक विधेयक 2017 में लोकसभा से पारित हो गया था, लेकिन राज्यसभा से पारित नहीं हो पाया था। अंततः तमाम संशोधनों के बाद इसे फिर से लोकसभा में प्रस्तुत किया गया और यह 25 जुलाई 2019 को लोकसभा से पारित हो गया। 3 तलाक विधेयक राज्यसभा से 30 जुलाई 2019 को पारित हुआ और 1 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह बन जाता है 3 तलाक अधिनियम 2019, ट्रिपल तलाक एक्ट 2019, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019, द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019। तो यह है धन विधेयक, विनियोजन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, साधारण विधेयक। अब हम प्रस्ताव तथा विधेयक को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं।